अस्सलाम वालेकुम। क्या पढ़ा रहा था? हाँ। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये है ना, इधर बैठा है कोई? ये आपका नहीं बैग? दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये पंखा बंद कर दो बेटे। अच्छा, मैंने ना वैसे पहले भी एक दफा गुजारिश ही की थी, दोबारा बात कर लेते हैं। ये जब दरवाजे से बाहर रश लगा होता है ना, और जिन लोगों ने बैठना ही पीछे, को तो टेंशन ही कोई नहीं है, लेकिन जो बच्चे आगे बैठना चाहते हैं वो लाइन में भी लगे होते हैं। चलो ठीक है, लाइन में लग गए, फिर उनके लाइन से अंदर आने से पहले पहले कोई धक्का मार के साइड से होकर आगे निकल आए, या वहीं से उछाल के बैग रख दे, या कोई बहुत समझदार हो तो वो 2 क्लासेस पहले ही बैग रख जाए। तो इसमें देखें 2 बातें। एक तो ये है कि जो जहां बैठ रहा है, चलो कि आगे बैठना है, इस एंगल से सही बोर्ड नजर आता है, पीछे नींद आने लगती है, या दोस्तों के साथ बैठना है, कोई भी रीजन हो सकते हैं। आप लड़ झगड़ के धक्के दे के सीट मल ली आपने, या फिर कोई मुलाजिम था आपका जिसने लड़ मर के आगे जगह रखी और आपके लिए वो सीट रख के बैठ गया। अब आप सेठ साहब जो है वो आराम से आएंगे बाद में, और वो जो मुलाजिम था आपका वो आपके लिए धक्के खा रहा है, वो लड़ भी रहा है, लड़ाइयां भी मोल ले रहा है, और फिर आप आराम से आए और अपनी सीट जो है वो आपने टेकअप कर ली। तो वो मुलाजिम जो है वो सुखरू हो गया कि मैंने बॉस के लिए ना सीट रखी थी। तो जिस मकसद से बैठ रहे हैं, आपके पास गारंटी नहीं है कि मकसद पूरा हो जाएगा। जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे दूसरी रो के अंदर आप आना चाहते हैं और आपको लगता है कि यहां पर बैठेंगे तो ज्यादा सही समझ आएगा, अब आप वहां बैठने के लिए लड़ झगड़ के किसी भी तरह से सॉर्ट ऑफ नाइंसाफी करके पहुंच गए, क्या गारंटी है कि आपको वहां बैठ के सही समझ आ जाएगा? है कोई हो सकता है आपने अपनी फैमिली में ऐसा देखा, हो सकता है, जरूरी नहीं हर जगह ऐसा हो, लेकिन मैंने तो अपने घर के अंदर भी ये चीज ऑब्जर्व की है, एक से ज्यादा लोगों में, उसके अलावा और भी लोगों को जानता हूं। जिन बहन भाइयों में कोई एक बहुत ज्यादा कंप्रोमाइजिंग होता है ना, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसिंग होता है, इन द एंड उसको ज्यादा बेहतर मिलता है। और बज़ाहिर लग रहा होता है कि उसके बहन भाई से लड़ झगड़ के अच्छी चीज ले गए हैं, लेकिन उसको अल्टीमेटली बेहतर मिल जाता है। और अगर बेहतर नहीं भी मिलता तो उसके माँ बाप की एक्स्ट्रा केयर मिल जाती है। जैसे अगर मेरा बच्चा अपने बाकी बहन भाइयों में सेक्रीफाइस करके अगर कुछ चीज उनको ले लेने देता है, तो अब मैं और मेरी बेगम हम दोनों उसके लिए ज्यादा केयरिंग हो जाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जब आप यहाँ लड़ झगड़ के आते हैं ना, अगर तो है ना बिल्कुल इंसाफ के साथ आप आए, बिल्कुल सारे तमीज के साथ लाइन में खड़े हुए थे, बिल्कुल ईमानदारी से सब एंटर हुए, कोई पहले बैग छोड़ के नहीं गया था, किसी ने अपने दोस्त को नहीं कहा था, सब आए, जिसने जहां बैठना है आगे बैठ जाए। लेकिन अगर आप जोर जबरदस्ती करके इस तरह से आ रहे हैं, जोर जबरदस्ती से मुराद ये है कि धक्के देके आगे लाइन में लग गए, या अंदर आते आते 2-4 को वहां गिराया, छलांग लगा के उधर गए, फलाना बैग वहां फेंक दिया, अगर आप इस तरह से आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप जहां बैठे हैं जिस मकसद से आपको वहां से मकसद हासिल हो जाएगा, हो सकता है ना वो मकसद हासिल, लेकिन जिसने दूसरे का ख्याल करके चलो ठीक है कोई बात नहीं, खैर वो कहीं और बैठ गया होगा सिर्फ इस नियत से कि चलो ठीक है दूसरे की आसानी हो जाए, उसको यकीनन एंड पे ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए ना ये लड़ाई झगड़ा करके दूसरे को धक्के देके, शुरू में स्टूडेंट है ना तो आपको एडवेंचरस लगता है, कितना एडवेंचरस है, सब गैंग है पूरा हमारा, जो गैंग की तरह चलता है। ये लड़के लड़के सबकी बात कर रहा हूँ, लड़कियों में भी गैंग होते होंगे, ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अब आप वो पूरा गैंग ले रहे हैं, लोग डर रहे हैं उनसे, और पूरी रो उन गैंग की होती है, और वो पीछे वाले भी गैंग वाले हो सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं। तो आपकी ठीक है स्टूडेंट लाइफ है अभी आपकी, लेकिन इन द एंड आपको बेटे रिजल्ट ज्यादा अच्छा तब मिलेगा अगर आप दूसरों के लिए अकोमोडेटिंग हो जाएंगे। एक हदीस का मफहूम बताता हूँ, 3 चीजें उसके अंदर, एक बता रहा हूँ, जो हक पे होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे, हक पे होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के कॉर्नर में घर की जमानत दे रहे हैं। हक पे होते हुए जो झगड़ा छोड़ दे उसको जन्नत के अतराफ में घर की जमानत है। 2 चीजें और भी हैं इसके अंदर। तो आप लोग यहाँ लड़ झगड़ के अगर कुछ जोर जबरदस्ती करके बैग रख लेते हैं तो हो सकता है आपको फायदा हासिल ना हो रहा हो, लेकिन अगर दूसरे को आप कर लेने देंगे, ये ना हो कि इतने मुतासिर हो जाएंगे कल सारी पीछे बैठने लग जाए। आप आए लाइन में लगे, लेकिन कोशिश करें कि जो फेयर बनता है वही करें। दूसरों की सीट रखना, मैंने पहले भी कहा था, देखो अगर किसी के साथ कुछ दिलाजारी हो जाएगी, कोई नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी, पता नहीं किसकी कब कौन सी हाई लग जाए आपको, और अगली टाइम में आप बैठे पीछे आगे। तो इसलिए दूसरों का ख्याल कर लिया करें, और दूसरों का ख्याल करेंगे ना, दूसरों को लिए आसानी करेंगे, तो
जब कोई दूसरों के लिए आसानी करता है, जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर मेरा बेटा अपने बहन भाई के लिए सेक्रीफाइसिंग हो जाता है तो फिर मैं उसके लिए ज्यादा केयरिंग हो जाऊंगा। तो अगर इंसान दूसरों के लिए सेक्रीफाइसिंग बन जाए या आसानी करने वाला बन जाए तो फिर उसके लिए कौन ज्यादा केयरिंग हो जाएगा? अल्लाह केयरिंग हो जाएंगे। मैं मामा लगता हूं, अल्लाह केयरिंग हो जाएंगे, तो अल्लाह ज्यादा केयरिंग हो जाएंगे। तो इसलिए ना लड़ाई झगड़ा करके ना एंड हासिल नहीं होता, जरूरी नहीं अच्छा हासिल हो, तो ख्याल किया करें यार। अच्छा चलिए, आप बात की ही है तो मैं आप में से कितने लोग हैं जो FR1 FR2 दोनों में नहीं थे मेरे पास, वो बैठे ही कॉस्ट में? अच्छा चलें फिर तो थोड़ी तफसील से बात कर लूं। बेशक FR2 और FR1 में कर ली थी मैंने बात, लेकिन चले कॉस्ट का इंतजार कर रहा था तो अभी मौका है, अभी बात कर लेते हैं। आप लोग ना यहाँ रश भी है, गर्मी भी है। देखो पंखे मैंने मना किया था, बिल्कुल नहीं बात है चलाए में पंखे, और गर्मी भी और बढ़ेगी। जैसे भी पहुंच रहे हैं, फिर आधा घंटे से बाहर भी खड़े होते हैं लाइन में, पहुंच गए यहाँ पर किस लिए है? पेपर पास हो जाए। पेपर पास हो गया फिर है मौजे हो जाएंगे। अच्छा मतलब कॉस्ट का पेपर पास करती मौजे हो जाएंगे। अच्छा हाँ जी, पेपर पास हो गया, फिर अगले पेपर की बारी आएगी। अच्छा अगले पेपर भी पास हो गए, फिर अगली मेहनत जो है वो आर्टिकल ढूंढने की शुरू हो जाएगी। आर्टिकल ढूंढने लग गए, किसी को मिल गए, कोई रुल गया, कोई वाई का को बुरा भला कहता रहा। आखिरकार को साल 1.5 साल 2 साल के बाद सब कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए, वो शादी करके साइड पे हो गया। अच्छा उसके बाद है, उसके बाद आर्टिकल हो गए, शादी कर लें, ठीक है जबरदस्त हो गई शादी, जल्दी शादियां कराएं आपकी, और आगे बच्चे हो गए, और है फिर क्या हुआ? दूसरी शादी। पहली बताई को दे ना दे, दूसरी शादी है। अच्छा ठीक है, फिर आपने ना CA कर लिया, क्या चलो नहीं भी हुआ आर्टिकल्स कर लिए और प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो गए, कर लिया जी। उसके बाद एक अगली नई मेहनत शुरू हो गई, वो मेहनत शुरू हो गई करियर बनाने की। अभी आपको आइडिया नहीं है, जब आप आर्टिकल्स करेंगे ना तो फिर आपको आइडिया होगा कि मल्टीनेशनल में अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, या फलाना काम जो है ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा करियर है इसमें, IT से रिलेटेड होगा, ERP शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, इसमें अच्छा करियर बन जाता है। फिर आप लोग और कोशिश करेंगे अपने एक्सपीरियंस को ऐसा बढ़ाएं कि आपका करियर अच्छा बने। फिर उसमें अगर अपना बिजनेस करना है तो उस अपने बिजनेस को भी और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जो जॉब में लग जाएगा वो कोशिश ये करेगा कि वो अपनी नौकरी किसी ऐसी जगह करे जहां ग्रोथ के चांसेस हो, यानी जहां पर ना पूरा करियर पाथ हो पूरा, कि अकाउंट्स मैनेजर चला गया, अब आगे क्या करना है, तो सीनियर होगा, फिर डायरेक्टर की तरफ जाएगा। तो आपकी अगली जिंदगी सारी मुसलसल एक मंजिल तय कर लेने के बाद अगली मंजिल हासिल करने की कोशिश होगी। ऐसे ही है जैसे आपने एक पहाड़ देखा, उस पहाड़ को चढ़ा, और जब पहाड़ पे चढ़ गए तो आगे एक और पहाड़ था, फिर आपने उस पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया और लग रहा था बस ये जो चोटी है अब ये कामयाबी है, फिर जब चोटी पे पहुंचे तो आगे एक और पहाड़ था। तो करते करते ये जिंदगी से खत्म नहीं होंगे। यहां पर ना एक मैं जानवरों की सिर्फ बताता हूं। कई 100 साल पहले जो शेर जैसे शिकार करके खाता था, तो अब वो गोली मार के शिकार करता है, छुरी कांटे से खाना शुरू कर दिया उसने। अब सब आराम से टेबल पे साइड पे बैठ के सारी शेर की फैमिली अब ज्यादा महज़ब हो गए। क्या अब उन्होंने पाँव में जूते पहनने शुरू कर दिए हैं? कांटे चुभते थे उनको, तो अब पाँव में जूते पहन के शिकार करते हैं? नहीं। तो शेर जैसे सैकड़ों साल पहले शिकार करते थे अब भी वैसे ही करते हैं। अच्छा जो जो जानवर जहां रहा करते थे अब उन्होंने डिफरेंट किस्म की हाउसिंग स्कीम्स बनानी शुरू कर दी, या अभी भी वैसे ही रह रहे हैं? अभी भी वैसे ही रह रहे हैं। अच्छा जानवर भी अकलमंद है तो वो जहाज क्यों नहीं बना पाए? हैं क्या हुआ? वो क्यों नहीं कश्तियां बना पाए समुद्र में चलने के लिए? उन्होंने क्यों नहीं पेंशन प्लान्स के, पेंशन स्कीम्स के ऊपर काम शुरू किया? मतलब शेर जो है वो साथ, अच्छा कुछ हैं जानवर जो ऐसे जबरदस्त प्लान करते हैं कि जैसे चूंटियां हैं वो खुराक जमा करती हैं, लेकिन मोस्टली जो जानवर है ना वो इतनी अकल नहीं लगा रहे होते। तो उनके पास अकल है, वो मेहनत करते हैं, लेकिन बस उतना करते हैं जितनी इनको जरूरत है, वो प्रोग्रेस नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि जो जानवर जैसे पहले जिन जंगलों में रहना करते थे अब उन्होंने कहा चलो किसी बेहतर इलाके में चलते हैं, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ गैस का मसला है, किसी बेहतर सोसाइटी में चलते, DH में आकर रहना शुरू कर दिया। तो जानवर इस तरह से तरक्की नहीं करते, इंसान करता है। इंसान के अंदर ना अल्लाह ताला ने एक क्यूरियोसिटी दी है, वो बेहतर से बेहतर जाना चाहता है। यही वजह है कि जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, मेडिसिन तरक्की कर रही है, बल्कि मेडिसिन तो चले बीमारी की तरफ चले गए, ये जो टेक्नोलॉजी सेक्टर तरक्की कर रहा है, आसाइशें बढ़ रही हैं, बेहतर से बेहतर गाड़ी, बेहतर से बेहतर रहने की जगह, बेहतर से बेहतर कपड़ा, फोन के नए नए मॉडल आ रहे हैं। तो इंसान के अंदर ये एबिलिटी अल्लाह ने रखी हुई है, और इसको हम अकल बिल्कुल कह सकते हैं, अकलमंदी है, और इंसान ये तभी कर पा रहा है। अच्छा ये जो इंसान सब कर रहा है, दुनिया के अंदर जो वसाइल मौजूद है वो अल्लाह ने मोबाइल फोन के लिए नए वसाइल देने शुरू कर दिए हैं। ये जो अब नई मेडिसिन बनती हैं तो अब अल्लाह ने कोई नई जड़ी बूटी ईजाद कर दी है दुनिया में, अब नई जड़ी बूटी आने लगी, तो फिर अब ये नई से नई क्यों होती जा रही चीजें हैं? अच्छा डिस्कवर भी हो सकता है वही रिसोर्सेज अब भी हों, अब भी वही रिसोर्सेज होंगे, लेकिन उनका और बेहतर यूज करना इंसान अपनी अकल से प्लान करता जा रहा है। तो एक तो इंसान क्या करता है, एक तो इंसान ये चाहता है कि वो बेहतर से बेहतर हो, और इंसान अपने प्रेजेंट पे प्रेफर करता है फ्यूचर को या फ्यूचर पे प्रेजेंट को। आप यहां क्यों बैठे हैं? फ्यूचर के लिए बैठे हैं ना। इतनी मुश्किल बर्दाश्त कर रहे हैं, 6-6 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे 5-6 घंटे तो क्लासेस लेते हैं, फिर एक क्लास यहाँ
फिर भागम भाग जाते हैं गार्ड डाउन, कोई पता नहीं कहां जाता होगा। ये सब मेहनत कर रहे हैं ना, किस लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये तलब रखी हुई है, वो अपने प्रेजेंट को कुर्बान करने को तैयार होता है अपने फ्यूचर के लिए। और प्रेजेंट पे भी वो तब कुर्बानी करने को तैयार होता है अगर उसको कोई बेहतर फ्यूचर मिले, तो वो प्रेजेंट कुर्बान करता है। अगर बेहतर फ्यूचर नहीं मिल रहा तो फिर वो प्रेजेंट कुर्बान नहीं करेगा। ये अल्लाह ने उसको इतनी साइंस दी हुई है, इतनी अकल इंसान के पास है, और इसीलिए अल्लाह ने इंसान को आजमाइश में डाला है। अब आप सब इंक्लूडिंग मी अपनी अकल से एक बात पूछ के देखें कि पढ़ाई खत्म, आगे आर्टिकल शुरू, आर्टिकल खत्म, नौकरी शुरू, मेहनत कमाना, मेहनत कमाना, मेहनत कमाना, खाना, मेहनत कमाना, खाना, करते 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 फिर एंड पे क्या हुआ? मर गए, आखिर में मर गए। अच्छा, कितने को साल जिंदा रह जाएंगे? 60 साल, 65 साल, 70 साल, चलो कोई 80-85 साल जिंदा रह जाएगा। लेकिन वो जो 80-85 साल जिंदा रह जाएगा उसकी कुछ जिंदगी मजे की नहीं होगी। वैसे तो 60-65 साल वाले की भी कोई मजे की नहीं होती है, 50 साल तक बहुत है बस। उसके बाद दवाइयां और बीमारियां और टेंशनें और सोसाइटी से कट होते जाना। यानी फैमिली गैदरिंग में से जो है, जब आप लोग कभी ईद वगैरह पे इकट्ठे होते हैं तो बड़े ताया, बड़ी पप्पो, दादा दादी अलग कमरे में बैठे होते हैं, ये आप लोगों के दरमियान में नहीं होते। आप लोग उनसे साइड पे होकर गैदरिंग करते हैं। तो अब इंसान के पास जो मजे की लाइफ है, जिसके लिए सारी कोशिश कर रहे हैं, वो मैक्सिमम कहां तक जा रही है? 50s तक, बस, इससे ज्यादा नहीं है। और ये जो 50s तक जा रही है, आप अपने प्रेजेंट को कुर्बान कर रहे हैं, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर में आप अभी अपने अम्मा अब्बा की जिंदगी ऑब्जर्व करके बता दें, उनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा फेज आया जो कह रहे कि हाँ अब हमारी जिंदगी की मेहनत बस हो गई है, अब हमारे आराम करने के दिन है? तो फिर उनके आराम के दिन आ जाते हैं? नहीं नहीं, फिर और टेंशन शुरू हो जाती हैं, फिर और परेशानी शुरू हो जाती है। उनको सोसाइटी में अपनी एग्जिस्टेंस साबित करना मुश्किल हो जाता है, उनके नफसियाती मसले शुरू हो जाते हैं। मुसलसल मेहनत है, खत्म नहीं। ऐसा किसी इंसान पे को वक्त नहीं आना कि अब वो कहे कि हाँ अब मेरी मेहनत का वक्त खत्म हो गया, अब मैंने आराम से बैठना। नहीं, ऐसा किसी इंसान का वक्त नहीं आता। तो हम लोग अपना प्रेजेंट कुर्बान किए जा रहे हैं उस फ्यूचर के लिए जो पता नहीं आ ही नहीं रहा, और आके खत्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद पता चलेगा कि टाइम खत्म हो गया। और जैसे आप पेपर देने बैठे एग्जाम हॉल के अंदर, 3.25 घंटे मिले आपको। अब उस 3.25 घंटे के अंदर आप अच्छा पढ़ लें, अच्छा पेपर सॉल्व कर लें, बुरा पेपर सॉल्व कर लें, एंड क्या होगा? 3.25 घंटे खत्म हो जाएंगे। अब आपने वो 3.25 घंटे जब गुजार लिए, तो अब आप दोबारा पेपर वापस नहीं मांग सकते। हो गया जो होना था, या तो पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। लेकिन फेल हो गए तो फिर अगला चांस मिल जाएगा। अगर दुनिया से मर के चले गए ना, तो फिर दोबारा चांस नहीं मिलना है। क्योंकि इंसान अकलमंद है और अब सब समझदार बच्चे हैं, आप सारे समझदार हैं। आप यहां पर पढ़ने आए हैं, पता नहीं कितने कितने दूर शहरों से पढ़ने आए हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अकल एकदम से इंसान की गायब हो गई। और अकल कैसे गायब हो गई? इंसान, अभी आप एवरेज अगर 20 साल के हैं आप लोग, तो अपनी 20 साल की जिंदगी, चलो ठीक है बलूगत से काउंट कर लें, 5-6 साल 7 साल लगा लें, एवरेज जो बालिग होने की एज है, तो आपको तकरीबन बालिग हुए अगर 6-7 साल हो गए हैं। अब उन 6-7 साल में आप अपनी पास्ट को असेस करके देखें, आपकी भी और आपके पेरेंट्स की भी, कितनी फिक्रें थी अगले 30 साल अच्छे गुजारने के लिए, और कितनी फिक्रें थी कबर ऑनवर्ड अच्छा गुजारने के लिए। अफसोस की बात यह है कि सारी की सारी फिक्रें अगले 30 साल के लिए हैं, और ये वो 30 साल हैं जो पता नहीं के हैं कि नहीं है, पता ही नहीं के हैं। और जो उसके बाद हैं उसके लिए फिक्रें नहीं है। तो जब इंसान बालिग हो जाता है ना, जो इंसान बलूगत से पहले मर गया ना, उसके लिए पूछताछ नहीं है, उसके ऊपर शरीयत के रूल नहीं लगते। लेकिन जो बालिग होने के बाद मरेगा, उसके लिए बिल्कुल शरीयत एप्लीकेबल हो गई, और उसके लिए जवाब है, आखिरत में बिल्कुल जवाब है। आप में से अगर कोई इस बात पर यकीन नहीं रखता तो मरेगा तो लग पता जाएगा, फिर नजर आई जाना सारा कुछ। और जो यकीन रखता है, तो हुआ क्या हुआ है, बस ना एक डस्ट पड़ गई हुई है हमारे मीडिया के जरिए। हमें हर तरफ खुशी, मजा, उसकी डेफिनेशन ऐसी बिगाड़ दी गई है। ऐसे ही है जैसे आप लोग क्लास के लिए कॉलेज आ जाएं और आपके दोस्त यार आपको क्लास से बाहर खड़े गप्पे मारते नजर आए, यार खैर है, बड़ा टाइम है अभी, खैर है, हंसी मजाक कर लो, फिर पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। और हंसी मजाक करते करते पता चला कि 3 बज गए, 4 बज गए, और वो हंसी मजाक के अंदर टाइम गुजर गया। ये ऐसे ही है। तो इस वक्त हम अपने खुशी और मजे को इतना गलत डिफाइन कर चुके कि उससे हमारी डायरेक्शन खराब हो गई। अब हम इस हंसी मजे खुशी के लिए ये समझ ही नहीं पा रहे कि कहीं हम हराम रिलेशन में तो नहीं एंगेज हो गए, कहीं हम ऐसी एक्टिविटीज में तो नहीं एंगेज हो गए सिर्फ मजे के लिए कि खैर है जवानी है, मजा कर लो, उसके बाद पता नहीं, उसके बाद तो अपनी लाइफ में सेटल हो जाना है। कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? कहीं जो वालिदैन हैं वो रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए हलाल हराम की बाउंड्री तो नहीं क्रॉस कर गए? कहीं पर कुछ ऐसी चीजें तो मामला तो नहीं खराब हो गए जिसका आखिर में जवाब होना था, हमारे पास होना नहीं था? तो इस फिक्र को ठीक करके जिंदगी गुजारना, ये जिंदगी है। और अगर इस फिक्र को छोड़ के जिंदगी गुजारनी है तो ये जहालत है। तो इसलिए मेरा आपको काम कॉस पढ़ाना है, मैंने इंशाल्लाह आपको कॉस पढ़ानी है। लेकिन बेटे मेरी ना एक जिम्मेदारी है, अल्लाह की तरफ से लगाई गई, जो कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, कि मैंने आपको झंझोड़ना भी है। क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूं ना, मैंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, और जिस प्रोफेशन में आप आके कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, मैं वहां ऑलरेडी टॉप पे पहुंच चुका हूं। तो इसलिए मैं जहां से देख रहा हूं, मुझे आप लोगों की डायरेक्शन में बहुत सारी गड़बड़ें नजर आती हैं। इसका मतलब यह है कि मैं गारंटीड परफेक्ट इंसान बन चुका नहीं, मैं भी सीखने वालों में, मैं बहुत गुनाहों घिरा हुआ इंसान, फिर माफी मांगे, फिर आगे बढ़ना। लेकिन यह कि अल्लाह ताला ने एक मेहरबानी ये की कि एक एहसास हो गया कि जी सबको झंझोड़ना है। और मैं दुनिया में अकेला नहीं हूं, अल्लाह बहुत सारे लोगों से काम ले रहे हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ लोगों से काम ले रहे हैं। हमारे टीचिंग प्रोफेशन के अंदर कई लोगों से अल्लाह काम ले रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको कॉस्ट तो पढ़ाऊंगा। आप आए हैं ज़ाहिर है कॉस्ट की तारीफ सुन के ही पढ़ने आए होंगे, तो कॉस्ट तो इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसके अलावा एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप यहां से जाएं तो आपके अंदर मैं किसी तरह से ना कोई आखिरत की फिक्र लगा पाया हूं, किसी तरह से झंझोड़ पाया हूं कि अल्लाह को
यानी हमारे खालिक को और हमारी दुनिया में आने के मकसद को किसी तरह से ना थोड़ा बहुत भी पहचान करा पाऊं। उसके बाद जिसके अंदर जितना स्पार्क होगा वो क्लिक कर जाएगा और फिर बहुत आगे निकल जाएगा। जिसके अंदर नहीं होगा अल्लाह तो फिर मौका दे देंगे। तो इसलिए उसके लिए मैं बहुत सारी चीजें सोचता हूँ। लास्ट टाइम जब राइस से दोबारा पैक ज्वाइन किया था तब भी काफी सारी चीजें सोची थी, कुछ कर पाया कुछ नहीं कर पाया, कुछ इस दफा का प्लान है। तो एक चीज तो उसमें यह है कि रोज की इंशाल्लाह एक हदीस सुनाया करूंगा मैं। अभी FR2 में अगर जो लोग बाहर से झांक रहे थे तो मैं यही कर रहा था। FR2 में मैंने शुरू कर दिया हुआ है, कॉस्ट में भी अभी आज तो बाद मैंने इसमें काफी कर दी, कल से शुरू करूंगा, लेकिन कॉस्ट में भी शुरू कर दूंगा, FR1 में भी शुरू कर दूंगा। तो एक तो इंशाल्लाह हदीस आपकी जिंदगी में लाने की कोशिश करूंगा। दूसरा, इस हफ्ते मैं सोच तो खैर पिछले हफ्ते कर रहा था, लेकिन आपकी क्लास आखिरी होती है मेरी और उसके बाद बस मैं गिरने वाले हो गया होता हूँ, तो एनर्जी नहीं समेट पा रहा, वरना मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे ना बयान करता होता हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे बारे में सुन चुके हैं, तो मैं पहले भी अक्सर टॉपिक्स पे बयान कर चुका हूँ, इवन के बहुत खटकते टॉपिक्स पे बयान कर चुका हूँ, तो मैं करता रहता हूँ बयान। तो जो लोग मुझे पहले सुन चुके हैं, मैं वो सारे बयान मैंने कॉलेज में रिकॉर्ड करा के यूट्यूब पे अपने चैनल पे भी डाले हुए हैं, आगे भी इंशाल्लाह इरादा है। तो एक रेगुलर बयान का मेरा सिलसिला होगा। उसके अलावा लास्ट टाइम मैंने काम शुरू किया था, ये जो फीमेल बच्चियां हैं इनके लिए मैंने कुछ स्पीकर्स अरेंज की थी, 2 को मैं बयान करवा पाया था, तो वो भी इंशाल्लाह इस दफा कोशिश करूंगा। फिर लास्ट सेशन में एक कुरान का एक क्विज कंपटीशन कराया था, बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा था उसका, मेरे खुद बड़ा जबरदस्त था, मैंने खुद बैठ के सवाल बनाए थे, तो मुझे बहुत फायदा हुआ था उसका। तो कोई मेरा ख्याल है कोई 30 लोगों के करीब शायद पार्टिसिपेट उन्होंने किया था बच्चों ने, और उनको बड़ा फायदा हुआ था उनको, और बड़ा जबरदस्त कंपटीशन था, क्विज कंपटीशन हुआ था, वो भी इंशाल्लाह करवाऊंगा इस दफा। फिर इसके अलावा कुछ और शॉर्ट कोर्सेज भी सोच रहा हूँ, बाकी अल्लाह ताला जैसे आसानी करें, यानी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना है पूरे सेशन में कि आप जहां से जाए ना तो अल्लाह की पहचान करके जाएं, ये इरादा है, अल्लाह ताला आसानी करे। तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि मैं इंशाल्लाह कल से हदीस शुरू कर लूंगा। हाँ, अब आप में से वो बच्चे जो इन बातों से इख्तलाफ रखते हो कि यार क्या बेकार बातें पढ़ाने आया पढ़ा के जाएं, तो कोर्स इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, आप लोग कोर्स पढ़िए, बाकी अगर उठ के जाना हुआ करे क्लास तो चले जाया करना, नहीं तो चुप करके सुन लिया करना। मेरी क्लास के अंदर नॉन मुस्लिम बच्चे भी होते हैं, और पास में होता रहा क्रिश्चियन बच्चे भी क्लास में बैठे होते थे, और बड़े अदब के साथ बड़ी खुशी से वो बात सुनते भी थे और बाद में बड़ी रिस्पॉन्ड भी करते थे। तो बस इंशाल्लाह ने सेशन में इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलेगा काम। बस ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जब यहां से निकलें तो कुछ बदले हुए हों आप, और आप भी एक जो है ना वो दाई बन के निकलें, जो आप भी इस काम को समझें और आप भी दूसरों की जिंदगी में तब्दीली लाने वाले बने। कल सवाल दिया था मैंने, इसका जवाब तो यस ही बनता है, किया है आपने? हाँ, अच्छा, यस में कौन कौन शामिल है? किया है, बाकियों को यकीनन को मौत ही पड़ी होनी है। इलस्ट्रेशन 8 कही थी मैंने, इसमें चलें जो शर्मा शर्मी नहीं पूछ सकते होंगे मैं सारा ही रिव्यू कर देता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालनी थी, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये मैंने पहले ही बता दिया था कि मटेरियल 2 तरह के हैं, एक ऑयल है और एक पैकिंग मटेरियल है, ये दोनों ही डायरेक्ट मटेरियल है। ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई है, जो मटेरियल इंक्लूसिव ऑफ 17% सेल्स टैक्स दिया हुआ है, तो इसको उसमें से अलग करना है। यानी ये जो 6500 है ये 117 है, हमें 100 तक जाना है, तो 60,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 117, और मटेरियल की परचेजेस ऐड हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो जाएगी, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकल आएगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड कोई परेशानी? चलो कोई नहीं। जी जी जी, ये दोनों डायरेक्ट मटेरियल है। मैंने कहा था ना ऑयल बेचते हैं ना, तो ऑयल तो झोलियां भर के नहीं बेचते होंगे, तो पैकेट्स ही होते होंगे। तो वो जो पैकेट होगा जैसे अगर 1 लीटर का पैक है तो उसमें जो ऑयल है वो भी डायरेक्ट मटेरियल है, और जो पैक है प्लास्टिक का वो भी डायरेक्ट मटेरियल है। ये तो परचेज कॉस्ट में ऐड होती है ना, किधर कौन है? ये तो परचेज में ऐड होता है ना, कॉस्ट ऑफ परचेज निकालते हुए परचेज प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूटीज ये ऐड नहीं करते, तो परचेजेस में ऐड हो गई। नहीं हैदरा दे कोई नहीं, अलग से लिस्ट दी हुई है तो ऐड करना ही होगा। डिटेल्स ऑफ परचेजेस है, अलग से आ रहा है तो करना ही होगा ऐड अभी। सैलरीज एंड वेजेस, अच्छा जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं ना, जो प्रोडक्शन वर्कर होते हैं, उनको वेजेस ही दे रहे होते हैं, लेकिन अकाउंटेंट ने इनका कंबाइंड अकाउंट बना लिया होगा, इसलिए सैलरीज एंड वेजेस। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए कहां के लोगों की सैलरीज वेजेस चाहिए? फैक्ट्री के। तो इसका उन्होंने ब्रेकअप ये बताया कि 60% जो इसका है ना वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, और 40% है वो एडमिन से रिलेटेड है, तो हमारा काम है ये। फिर आगे बढ़िए, इसका ब्रेकअप ये बताया कि इसमें से 70% डायरेक्ट है और 30% इनडायरेक्ट है। तो एक तो हमें चाहिए ही सिर्फ ये, तो 2500 का 60%। अब 2500 के 60% का 70 डायरेक्ट लेबर, 30 एफओएच, और रेंट फैक्ट्री का, अब इसी रेंट का ब्रेकअप दिया हुआ है। जो फैक्ट्री का रेंट है वो भी एफओएच का हिस्सा है। फिर जो रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल, इसके वेयर हाउस के खर्चे हैं वो भी फैक्ट्री के अंदर काउंट होंगे, तो इसलिए 2000 रेंट आएगा, और 500 में से 50 और 10 60% रेंट आएगा। बाकी 40% वो फिनिश गुड्स का है, और जो उसके अलावा 200 दिया हुआ है वो तो वैसे ही मार्केट्स का रेंट। तो फैक्ट्री के अंदर 2000 आएगा और 500 का 60% आएगा, और बाकी अदर वेरिएबल, फिक्स्ड, इन सब का ब्रेकअप आगे बताया हुआ है। इसमें आप बताइए, किसी ने कुछ पूछना है तो? जिन्होंने किया है, जिन्होंने भी सवाल किया है, उन्होंने कुछ पूछना है तो पूछें।
अच्छा जी, चलिए कुछ नहीं पूछना। ये जब ये प्रोडक्ट बेचते होंगे तो किसी सुपरमार्केट के अंदर ना इन्होंने एक शेल्फ किराए पे लिया होगा। जैसे कोई बहुत बड़ा सा स्टोर होता है ना, तो उसमें मुख्तलिफ कंपनीज के प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, तो इन्होंने उस मार्केट में एक जगह किराए पे ली होगी। तो ये तो चीजें बेचने के रखने के लिए किराए की जगह है, तो ये तो फैक्ट्री का खर्चा नहीं है। इलस्ट्रेशन 7 ये होमवर्क है, करके आइएगा। इलस्ट्रेशन 7 ये होमवर्क है, करके आइएगा। चले, कॉस्ट की बातें हो गई बहुत, अब आते हैं एनआरवी पे। कॉस्ट काफी है। एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू और वो जो लोअर वाली बात बताई थी उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ईयर एंड पे 50 यूनिट्स स्टॉक में पड़े हुए हैं, पास्ट और फ्यूचर। ईयर एंड पे स्टॉक हमारा एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि उससे भी बेनिफिट मिलने हैं। फिनिश गुड्स है तो इसको अभी बेचना है, रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोसेस है तो इसको मुकम्मल करके फिर बेचना ही है, तो बेनिफिट मिलने हैं। कॉस्ट क्या होती है? जो ईयर एंड पे हमारे पास स्टॉक मौजूद है, इसको खरीद के या बना के लेके यहां तक आने में जो खर्च हुआ था पास्ट, तो जो पास्ट है वो कॉस्ट है। तो कॉस्ट पास्ट का कॉन्सेप्ट है कि जो चीज हमारे पास मौजूद है इसको यहां तक लाने के लिए कितना खर्चा हुआ था, चाहे वो खरीदने का खर्चा था चाहे वो बनाने का खर्चा था। खरीदने का खर्चा था तो बस खरीद के लेके ट्रांसपोर्ट करके यहां तक लाए थे, और अगर बनाया था तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच। तो जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है उस पर कितना खर्चा आया था, ये कॉस्ट है। अच्छा, जिन्होंने पहले इंट्रो पढ़ी हुई है, जो कि पढ़ी तो खैर सबने हुई है, तो उनको शायद बचपन की एक बात याद हो। बड़े बूढ़ों का एक कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या है जी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? कि एसेट फ्यूचर बेनिफिट्स देने वाली चीज है, तो एसेट्स को औकात से बढ़ा के नहीं दिखाना। जितनी एसेट्स की औकात हो बस उस पे शो करना है। हाँ, अगर कोई एसेट ज्यादा कमा देगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम कमा के देगा तो उसको कम कर लेना है। जिन्होंने एफआर 1 पढ़ लिया हुआ है, कोई है एफआर 1 पढ़ चुका हुआ? जिन्होंने एफआर 1 पढ़ लिया हुआ है, कॉन्सेप्चुअली ये 2 दफा पढ़ा, कॉन्सेप्चुअली ये IS 36 भी यही बात थी। इंपेयरमेंट के अंदर वो एसेट जिससे रिकवरेबल अमाउंट कम थी, कैरिंग अमाउंट ज्यादा थी, तो उसको राइट डाउन कर लेते थे ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट वैसा ही है कि अगर कोई एसेट फ्यूचर में बेनिफिट उतने नहीं दे सकेगा तो फिर एसेट को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना चाहिए। इससे फ्यूचर बेनिफिट क्या मिलेगा? ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो जो एनआरवी है वो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, इसलिए एनआरवी की कैलकुलेशन में जो चीजें इस्तेमाल होंगी वो भी फ्यूचर है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, जब ये बिकेगा तो नेट कितना पैसा रियलाइज होगा। नेट प्रॉफिट कितना होगा नहीं कह रहा, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालना हुआ तो फिर तो ये भी माइनस करनी पड़ेगी, इसलिए नेट प्रॉफिट नहीं कह रहा, नेट रियलाइज कितना पैसा नेट रिकवर होगा। नेट क्यों कह रहे हैं? बस जितने का बेचेंगे उतने का ही होगा, है नेट क्यों? क्योंकि हो सकता है बेचते हुए कुछ और खर्चा भी हो। तो फ्यूचर क्या है कि जब इससे बेनिफिट मिलेगा तो नेट कितना पैसा मिलेगा, उसको कहते हैं एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो अगर तो इस एसेट पे खर्चा आया था 100 और उम्मीद है कि इससे 125 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये एसेट हमारा बिल्कुल औकात में है और बेफिक्र होकर इसको हम बैलेंस शीट में कितने पे दिखाएंगे? 100, क्योंकि हमारा एसेट तो है ही 100 का, कॉस्ट तो 100 ही है। लेकिन अगर एनआरवी 75 है तो फिर हम इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाएंगे, फिर एसओएफपी में 75 का शो होगा। नींद आ रही है? ये 75 का शो होगा, इसीलिए मैंने वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में क्या रखा था रूल? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ये उसका कॉन्सेप्ट है कि एनआरवी है फ्यूचर में रिकवरी, तो अगर फ्यूचर में अच्छा रिकवर हो जाएगा तो ठीक है, फिर एसेट 100 का है। लेकिन अगर एसेट में इतना भी रिकवर नहीं हो जाएगा तो फिर हमें इसको 100 दिखाने की बजाय 75 दिखाना पड़ेगा। ये वजह है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी की। एनआरवी कैलकुलेट कैसे होगी? एनआरवी कैलकुलेट होती है फ्यूचर की एक्सपेक्टेड सेल प्राइस कह लें, सेल वैल्यू कह लें, इसमें से माइनस। अगर बेचना है तो हो सकता है बिल्कुल बेचने की कंडीशन में हो, और यह भी हो सकता है कि अभी खराब हो, इसको ठीक करके बेचना हो, तो वो भी खर्चा अभी होना है, कॉस्ट टू रिपेयर। और अगर वर्क इन प्रोसेस है तो अभी इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, इतने का बेच देंगे, लेकिन बेचते हुए कुछ और सेलिंग खर्चे भी करने पड़ सकते हैं, उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल। इस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल की मिसाल आप रख लें कमीशन, डिलीवरी चार्जेस। इसका जो नेट आंसर आता है उसको कहते हैं एनआरवी। जितने का बेचेंगे माइनस अगर रिपेयर करना है, ठीक करना है, मुकम्मल करना है तो क्या खर्चा होगा,
और बेचने जाएंगे तो मजीद क्या खर्चे होंगे। ये सारी चीजें वो हैं जो अभी होनी है, इनमें से कुछ भी वो चीज नहीं है जो हो चुकी हुई है, क्योंकि जो हो चुकी हुई है वो तो कॉस्ट है। तो एनआरवी सब फ्यूचर बेस्ड है। तो एनआरवी होता है कि नेट कितना फायदा मिलेगा। ये इन बच्चों की है रविश, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है आखिरी बार शायद 2012 में शायद कोई हुआ था, या उससे बाद हुआ को मुझे आइडिया नहीं है। 2012 में मुझे हुआ था, अच्छी तरह याद है मुझे, मैं भी उसके जज में था। बड़ा अच्छा रहा था एक्सपीरियंस। तो अगर कोई करना चाहे तो जरूर उसमें पार्टिसिपेट करिए, और जरूर करिए। वो जो भी बच्चा डिटेल बता रहा है तो जरूर करिए। चलें लगाएं इसको, करें। कहूँ कौन किया करो ना यार, ऐसी भी वीडियो लीक होती हैं आप। अरे मैंने मिटा दिया, लिख लिया था, ये लिख लिया था अगर लिखना था तो। नेट रियलाइजेबल वैल्यू की ना कैलकुलेशन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। अच्छा, अब ना ऐसा है कि ये अब जब मेहनत करके बुक बनाई ली है तो 2 चैप्टर्स तो मैं पढ़ाऊंगा ही यहीं से। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों के लिए ना इसमें लिख दी हुई है, ताकि उनको समझाने पे ज्यादा टाइम लगा दूंगा तो वो जो लिखवाने में बच्चे इधर मिस कर जाते थे चीजें जो मुझे ज्यादा सेंसिटिव लगती थी, वो मैंने फिर इसमें लिख दी। तो उसको फिर मैं समझाने के लिए मिसालें बोर्ड पे दूंगा, वो आप जरूर नोट करना, लेकिन लिखा मैंने उनको वहां पर हुआ है तो वहां से पढ़ा दूंगा। पेज 2 पे आए, मैंने ना एनआरवी के हवाले से कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, एंड के करीब है, पेज के एंड के करीब है, नोट्स लिखे हैं मैंने कुछ एनआरवी के लिए। ये मैं आपको समझाता हूं मिसालों के साथ, और फिर अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा, जो जो कहूंगा तब पढ़िएगा भी नहीं। और उसकी जो मिसालें बोर्ड पे दे रहा हूंगा वो भी अच्छा है अगर आप रजिस्टर पे लिख लें तो। हाँ, एक चीज और लिख लेना कि आईकैप की ना बुक से कुछ चीजें जो याद करने वाली होती हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए, लिमिटेशंस हो गई, फैक्टर्स, कंसिडरेशन, इस तरह की चीजें। तो वो इस दफा मैंने ये किया कि पहले आईकैप की बुक से मार्क करवाता था, तो मैंने वो पोर्शन भी सिलेक्ट करके बुक में डाल लिया। तो कुछ चीजें हैं जो एज इट इज, रट्टा नहीं मैं कह रहा, बस याद कर लें, अपने अल्फाज में लिख सकें, बहुत है। तो इस तरह की चीजें भी साथ बताया करूंगा। और उसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो थ्योरेटिकली पूछी जा सकती हैं। लास्ट टाइम भी इस तरह से सवाल पूछे गए थे, वो खैर जब जैसे जैसे पास पेपर की प्रैक्टिस होगी तब तब सामने आएगी बात। तो जो एज इट इज याद करने वाली चीजें पूछी जा सकती हैं वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवाता रहूंगा। तो अभी इस चैप्टर के लिए ये पेज 2 के ऊपर ही मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, FIFO और FO के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये करने हैं आपने याद। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी कोई अंग्रेजी आपकी हो जिसमें आप अपनी बात समझा सकें तो वो काफी है। इस चैप्टर में से ये याद करने वाली बात दोबारा सुन लें। देखें, एक तो होती है वैसे ही सारी कॉस्ट अकाउंटिंग सब याद करना, वो तो आपने याद करना होगा ना, वो तो एक हर सब्जेक्ट याद तो करना ही होता है कि करना क्या है, कौन सी चीज कहां ऐड करनी है, ये तो याद करना ही है। तो जो कुछ मैं लेक्चर आपको लिखवाता हूं वो सब कुछ याद तो करना ही है नॉलेज के लिए। उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो थ्योरेटिकली सवाल में पूछी जा सकती हैं, डिस्कस, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह की चीजें अंग्रेजी में लिखनी पड़ेंगी आपको। अब वो भी 2 तरह की चीजें, एक वो है जिसमें सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट पूछा होगा, जैसे हमने आगे एक चीज पढ़नी है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बहुत सबसे आखिर के करीब ही पढ़ाऊंगा मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। अच्छा, लेकिन सबसे मुश्किल सवाल उसी का था। हाँ जी, सबसे मुश्किल सवाल था इसका दवा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक चैप्टर है, उसमें कुछ लेवल्स होते हैं, रीऑर्डर लेवल, उस पर पूछा जा सकता है कि डिस्कस कर देंगे क्या है। उसके लिए रट्टे की जरूरत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट आता है लिख लेंगे। तो कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके पूछी होती हैं, वेरिएंस के ऊपर सवाल लास्ट टाइम भी एक थ्योरी का आया था, पढ़ाऊंगा वेरिएंस, पता लगेगा। और कुछ चीजें हैं जो किताब से याद की होंगी तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जैसे मैंने कहा अजम्पशंस, लिमिटेशंस, इस तरह की चीजें। तो ये मैं चीजें ना साथ साथ आपको मार्क करवा दिया करूंगा। तो इस चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से रट्टे वाली चीज याद करने वाली एक ही काफी है, और वो पेज 2 के ऊपर FIFO और FO के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ये बात आप लिखें, क्योंकि सेशन एंड तक बार बार पूछते रहेंगे, बल्कि खासतौर पे अगस्त में जाके पूछेंगे, ग्रुप में पूछ रहे होंगे यार सर ने थ्योरी वाली क्या चीजें बताई थी, तो मैं साथ साथ बताया करूंगा हर चैप्टर में। तो वो आप बेशक उस चैप्टर के शुरू में लिख लिया करना, हर चैप्टर के शुरू में लिख लिया करोगे ना तो एक जगह चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी ढूंढनी। तो इस चैप्टर में से, चैप्टर 1 के शुरू में लिख ले बेशक, इस चैप्टर में से जो थ्योरी वाली चीज मैं आपको याद करने को कह रहा हूं वो पेज 2 के ऊपर FIFO और FO के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। चैप्टर के शुरू में बेशक लिख लिया करें ना, उससे आपको फायदा जो होगा कि जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पता चल जाएगा इसमें से क्या क्या याद करना था। तो इस चैप्टर में पेज 2 पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ये मैंने आईकैप की बुक से छापे हुए हैं। तो ये टेबल एक बनाया हुआ है, ये याद कर लीजिएगा। है क्या, मैं आपको इसकी समरी बता देता हूं ताकि अगर आप इसको अपने अल्फाज में लिखना चाहें
क्योंकि पता नहीं जिंदगी में कब दोबारा पढ़े ना पढ़े। FIFO के एडवांटेजेस बताता हूं मैं, पेज 2 पे हूं मैं। FIFO के एडवांटेजेस। अच्छा, जब वो पैसे खर्च करने होते हैं और अगर बटवे में प्रोवाइडर के एक से ज्यादा नोट हैं तो पहले कौन सा नोट देंगे? छोटा नोट, बड़ा नहीं, पुराना वाला ना, कंदर की कमीनगी होती है, पुराना। तो ये सब ना करते हैं कि पहले पुराना गंदा मैला फटा हुआ ना पहले वो निकालते हैं, नए नोट संभाल के रखते हैं, हालांकि नए भी उतनी वर्थ का होता है। तो ये एक फितरती चीज है। तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि नॉर्मल गुड्स की मूवमेंट यही होती है, पुरानी चीजें पहले बेची जाती हैं। तो FIFO एक बिल्कुल रियलिस्टिक मेथड है, क्योंकि ये बिल्कुल जो नेचुरल फ्लो है चीजों का वो बता रहा होता है। FIFO में क्या होता है? पुराने वाले पहले बेच देते हैं, नए वाले बचे होते हैं। तो पहले बुलेट पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो नॉर्मल फिजिकल मूवमेंट है ये उसके साथ कई मिलता जुलता मेथड है, असल में भी ऐसे ही हो रहा होता है। दूसरा बुलेट पॉइंट पढ़ के समझ आ जाएगा, ठीक है। तीसरा समझाता हूं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं कि अब खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि करंटली परचेज प्राइस क्या चल रही है, कि अब खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है कि अब कोई चीज खरीदेंगे तो कितने की मिलेगी, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। तो तीसरा बुलेट पॉइंट ये है कि जो FIFO में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही होगी, FIFO में, अच्छा ये ना ये मुझे ना पहले NRV की हेडिंग से पहले ही बात करनी चाहिए थी, चलो खैर है कोई बात नहीं। एक दो चीजें और थ्योरेटिकली बता भी देता हूं, फिर मैं ये डिस्कस करता हूं। तो NRV की हेडिंग से पहले कह लेता तो अच्छा था, चलो ठीक है, हो गया गलती। तीसरा बुलेट पॉइंट का मतलब है कि FIFO में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, कौन से रेट लगे होंगे? FIFO क्लोजिंग स्टॉक जो लेटेस्ट चल रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो FIFO का क्लोजिंग स्टॉक होगा ना वो लेटेस्ट प्राइसेस के करीब करीब ही होगा। तो बस ठीक है, ये एडवांटेज है। तो ये 3 पॉइंट हैं और इसके सामने FIFO के एडवांटेजेस। पहला बुलेट पॉइंट आ जाएगा, पढ़ के समझ। एडवांटेजेस में सामने FIFO वाला पहला पॉइंट आएगा, पढ़ के समझ। अगर पढ़ रहे हैं है जी, तो डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, लेकिन FIFO क्या करता है उन सबको एवरेज एक में कन्वर्ट कर देता है, तो ठीक है, आसानी हो जाती है। अच्छा, जब आप इन्वेंट्री कार्ड बनाते हैं तो इशू FIFO पे लिखने आसान है कि वेटेड एवरेज में? FIFO में ना, क्योंकि एक ही तो रेट आ रहा होता है। तो ये दूसरे पॉइंट का मतलब है, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। FIFO के पहले पॉइंट का मतलब है कि इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है। ये जो लंबी चौड़ी लाइन लिखी हुई है इसका मतलब है कि अगर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हिसाब किताब रखना कि पुरानी कौन से थे, कितने यूनिट्स थे, कितना रेट था, तो इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ये पहला डिसएडवांटेज है। यार को पढ़ भी रहा है कि मैं टाइम जाया कर रहा हूं। डिसएडवांटेजेस में FIFO का मैंने पहला बुलेट पॉइंट बताया है, कम्बरसम मतलब मुश्किल। दूसरे बुलेट पॉइंट FIFO डिसएडवांटेज का मतलब यह है कि अगर मैनेजमेंट ने सोचना है कि मार्केट में ना प्राइसेस बड़ी गिर गई हैं तो हम भी कम कर लेते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट को यह फैसला करने के लिए कि हम भी प्राइस कम कर लें, कॉस्ट जाननी जरूरी है ना, क्यों कि उससे नीचे ना चले जाएं। तो FIFO में तो 36 तरह की कॉस्ट आ रही है, इतने यूनिट्स इतने वाले, इतने यूनिट्स इतने वाले, इतने यूनिट्स इतने वाले, तो उसको तो मुश्किल हो जाएगा फैसला करना, जबकि FIFO में आसानी से कर लेता। तो ये सेकंड बुलेट पॉइंट का मतलब है। ये FIFO का एक डिसएडवांटेज है कि मैनेजमेंट को डिसीजन करने में मुश्किल हो जाएगी। ये पढ़नी है अभी हमने, डबल एंट्रीज पढ़नी है। मैं आपको NRV पढ़ा के ना इसकी एग्जाम प्रैक्टिस कल करा लूं, इस सवाल बोर्ड पे करा दूंगा, एक होमवर्क दे दूंगा, उसके बाद फिर एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, सेकंड बुलेट पॉइंट। ओके, थर्ड बुलेट पॉइंट का मतलब ये है कि FIFO के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स पुराने रेट आ रहे होंगे कि नहीं? FIFO में कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोजिंग स्टॉक नया बचा होगा, कॉस्ट ऑफ सेल तो पुराने आ रहे होंगे। तो मार्केट में चीजें हो गई होंगी महंगी, जबकि कॉस्ट ऑफ सेल्स हम सस्ती देख देख के खुश हो रहे होंगे। ये मतलब है थर्ड बुलेट पॉइंट का। दोबारा, हमने FIFO के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स पुराने रेट वाले इशू कराए थे, तो कॉस्ट ऑफ सेल कम आई होगी, प्रॉफिट ज्यादा आया होगा। जबकि आजकल महंगाई हो गई है और इन्वेंट्री अब वो महंगे रेट वाली आ रही है, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स पुराने रेट पे दिखा के समझ रहे होंगे कि हमने बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाया, जबकि अब तो चीजें महंगी हो गई होंगी। तो इसलिए ये जो इश्यूज हैं ये सस्ते रेट पे आ रही होंगी और मार्केट में रेट बहुत ज्यादा चल रहा होगा। ये थर्ड बुलेट पॉइंट का मतलब है। अच्छा, ये ना पॉसिबल डिसएडवांटेजेस हैं, अगर आपको किसी पॉइंट पे दिल मुतमईन नहीं हो रहा तो ना सही, बस पॉसिबल डिसएडवांटेजेस हैं। FIFO का डिसएडवांटेज ये है कि हम जिस रेट के ऊपर उस आइटम को स्टॉक में दिखा रहे होंगे या जिस रेट के ऊपर उसको इशू रिकॉर्ड कर रहे होंगे वो उसका एक्चुअल रेट तो नहीं होगा। क्यों? वो तो एवरेज होगा। ये लिखा हुआ है पहले बुलेट पॉइंट में FIFO पे। ये FIFO का पहला डिसएडवांटेज। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है
कि जो एफको का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो करंट मार्केट प्राइस से कम चल रहा होगा, यानी जो मार्केट रेट इस तक चल रहा है एफको का क्लोजिंग स्टॉक उससे कम शो हो रहा होगा। क्यों कम शो हो रहा होगा? क्योंकि एवरेज हुआ होगा। तो ये चीजें हैं, ये आप याद कर लीजिए, ये आपसे टेस्ट हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा ना एक दो पॉइंट मैं खुद से लिखवा रहा हूं, ये भी याद कर लेना, रजिस्टर पे लिख लें। एक दो पॉइंट्स और हैं कॉस्ट के हवाले से। ये एनआरवी से पहले मुझे बताना चाहिए था, लेकिन वो एनआरवी की हेडिंग दे दी मैंने, तो खैर है, अभी अभी बेशक डब्बा बना के लिख लें, या पीछे जगह एनआरवी से पहले तो वहां लिख लें बेशक, एनआरवी की हेडिंग से पीछे जगह बेशक तो वहां लिख लें, क्योंकि कॉस्ट से रिलेटेड बातें। तो अगर एनआरवी की हेडिंग से पहले जगह है तो लिख लें, अगर नहीं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अब आगे कहीं भी लिख लें। कितना आ जाएगा? आधा पेज शायद लगी जाए, आपके लिखने पे डिपेंड करता है। ये जो इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व की थी, बोर्ड पे की थी मैंने, इसमें FIFO पीरियोडिक और एफको पीरियोडिक, इसके क्लोजिंग स्टॉक का आंसर बताइएगा। 70 और एफको का 6115। अच्छा, और इसी तरह से FIFO परपेचुअल का बताइएगा 68 और एफको परपेचुअल। सही। अच्छा, अब अगर कंपैरिजन करना है ना तो इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, यानी अगर FIFO और एफको को कंपेयर करना है तो इसको कंपेयर नहीं करना, वो और सिस्टम है, और सिस्टम है। कंपेयर अगर करना भी है तो इसको इससे, इसको इससे। फर्क क्यों आ रहा है? FIFO और एफको में फर्क क्यों है? अच्छा, मैंने ये पूछा है कि अगर हमने FIFO और एफको को कंपेयर करना हो तो इन दोनों को कंपेयर करना है और इन दोनों को कंपेयर करना है। इस FIFO को इस एफको से कंपेरिजन नहीं बनता, क्योंकि वो और सिस्टम है, और सिस्टम है। तो FIFO और एफको का आंसर फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि मेथड फर्क है, क्योंकि मेथड फर्क है तो आंसर फर्क ही आएगा। अच्छा, इस सवाल के अंदर ऐसा क्या खास था कि FIFO का आंसर एवरेज वाले से ज्यादा आ रहा है? इस सवाल में ऐसा क्या हुआ कि FIFO का आंसर एफको से ज्यादा आया? क्या हमेशा ज्यादा ही आएगा? हमेशा ज्यादा आएगा एफको। अगर प्राइसेस बढ़ रही थी ना तो FIFO का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा महंगा आ रहा है। क्यों? क्योंकि FIFO का क्लोजिंग स्टॉक लेटेस्ट प्राइसेस पे आ रहा होता है, जबकि एफको एवरेज पे आ रहा होता है। तो इसको हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, लिखें, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, cost of, in case of rising prices, cost of FIFO closing stock, cost of FIFO closing stock is higher than, in case of rising prices, cost of FIFO closing stock is higher than cost of FCO closing stock. लेकिन ये बात है इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, और एक बात अंडरस्टूड हो जाएगी कि अगर कम हो रही है तो ये उलट हो जाएगा। ये भी लिखना है अगर तो लिख लें कि इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइसेस ये उलट हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा लिख लें। चलें, अच्छा, इसी तरह अगर FIFO का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है एफको से तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल का क्या मामला होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर ऐसे कर ले चलें, अब देखें, अगर क्लोजिंग स्टॉक FIFO का ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम आ जाएगी, क्योंकि माइनस हो रहा है ना। यानी FIFO का क्लोजिंग स्टॉक एफको के क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा होता है, लेकिन FIFO की कॉस्ट ऑफ सेल्स एफको की कॉस्ट ऑफ सेल से कम होती है। तो इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, FIFO कॉस्ट ऑफ सेल, FIFO कॉस्ट ऑफ सेल्स is lower than FCO cost of sales. चलिए इधर एनआरबी पे आते हैं वापस। एनआरबी के लिए भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां लिख के दिए मैं, जो एक एक करके समझाऊंगा और उनकी मिसालें भी दूंगा। तो मिसालें तो मैंने वहां नहीं लिखी हुई, वो फिर आप रजिस्टर पे लिख लीजिएगा। ये मैं यहां आ गया वापस। अच्छा, ये ना मैंने बुलेट पॉइंट लगाए में, तो मिसालें नोट करने में आसानी हो जाएगी। इनको 1 2 3 4 कर लें, ताकि मैं बताऊं ना कि मैं 1 की मिसाल दे रहा हूं, ताकि आपको मिसाल नोट करना चाहें तो पता तो चले।
ये जो मैंने पेज 2 के ऊपर एनआरबी के लिए कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, ये मैं आपको उनकी मिसालों से समझा रहा हूं और लिखा मैंने वहां हुआ है। पहला पॉइंट समझाने लगा। एक तीन प्रोडक्ट्स हैं बिजनेस के और इसकी कॉस्ट है 50,000, इसकी कॉस्ट है 70,000 और इसकी कॉस्ट है 40,000। टोटल कितना हो गया? अच्छा, कॉस्ट और एनआरबी में से लोअर क्यों यूज करनी है? कि एसेट को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना। अगर एनआरबी ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एनआरबी कम है तो एसेट को फिर कम कर देना है। टोटल ये बिजनेस एसओएफपी में क्लोजिंग स्टॉक कितना शो करेगा? एक बिजनेस के तीन प्रोडक्ट्स हैं, ये इनकी कॉस्ट है, ये इनकी एनआरबी है, तो ये बिजनेस एसओएफपी में क्लोजिंग स्टॉक कितना शो करेगा? 147। इनको नहीं कंपेयर करेंगे? क्यों? इनको कंपेयर कर दिया ना अगर, तो वो जो एनआरबी और कॉस्ट में से लोअर के पीछे साइंस थी वो मिस हो जाएगी। अब यहां पर प्रोडक्ट बी बहुत अच्छा है, तो अगर हमने एक 70 और एक 60 को कंपेयर कर दिया तो प्रोडक्ट बी की अच्छाई में इन दोनों की खामियां छुप जाएगी। ये नहीं सही है। तो हमें एनआरबी कॉस्ट का कंपैरिजन ग्रैंड टोटल पे नहीं करना, हमें एनआरबी कॉस्ट का कंपैरिजन हर प्रोडक्ट का अलग अलग करना होगा। तो इसका सही जो आंसर बनेगा वैल्यू का 48, 70 और 37। ये मैंने उन नोट्स में से पॉइंट 1 समझा दिया आपको। ये जो मैंने बातें लिखी है ना, उनमें से पॉइंट 1 आपको समझा दिया। ये बात समझ आई? चलें दूसरा पॉइंट समझाता हूं। प्रोडक्ट ए के 700 यूनिट्स हैं, तो और सब एक जैसे हैं क्योंकि प्रोडक्ट ए है, ये नहीं कहने 700 पैकेट पड़े हैं। तो अब ये 700 अलग अलग यूनिट्स हैं, तो इन 700 के 700 की ऐसे ही कॉस्ट एंड भी अलग अलग कंपेयर करें, या इन 700 के टोटल भी चलेगी? टोटल भी चलेगी नहीं, टोटल वैसे टोटल ही कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट ही एक है, सारी चीजें ही सेम है, तो सेल प्राइस भी सेम होगी। तो हमने एक एक यूनिट को कंपेयर करके क्या करना है? तो फिर यहां भी सब टोटल कर लेते। ये प्रोडक्ट्स अलग थे, तो ये प्रोडक्ट्स अलग थे, इसलिए हर प्रोडक्ट का एनआरबी कॉस्ट कंपैरिजन अलग रखना है। यहां पर एक ही प्रोडक्ट है तो सबको मिला लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इनमें से 50 यूनिट्स डैमेज्ड हैं, बाकी 650 ठीक है, क्या अब भी 700 का टोटल कंपैरिजन होना चाहिए? क्यों नहीं? क्योंकि इनकी एनआरबी अब और होगी। तो अब हम लोगों ने जब कंपैरिजन करना होगा तो इनकी कॉस्ट और एनआरबी अलग कंपेयर करेंगे और इनकी कॉस्ट और एनआरबी अलग कंपेयर करेंगे। ये मैंने पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि अगर एक ही प्रोडक्ट के यूनिट्स में से कुछ डिफेक्टिव हैं तो उनका कॉस्ट एनआरबी का कंपैरिजन नॉर्मल वालों से अलग करना है। इसकी प्रैक्टिस होगी, कल मैं सवाल कराऊंगा, एक क्लास में करूंगा, एक होमवर्क दूंगा, तो उसकी प्रैक्टिस आनी है। तो ये प्रैक्टिस के साथ बेहतर हो जाएगी बात। हाँ जी, पॉइंट 2 ओके। अच्छा, पॉइंट 2 अभी अधूरा है और बताता हूं। पॉइंट 2 चल रहा है अभी।
0.2 अभी चल रहा है। ये जो 650 यूनिट्स हैं, इनकी एनआरवी 53 पर यूनिट है और इसकी कॉस्ट जो कि एफको मेथड है 52 पर यूनिट है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी है? अच्छा, अब ना आप ये भी कर सकते हैं कि 52 और 53 को कंपेयर करें और 52 को पिक करें और फिर 52 इंटू 650 कर दें। कितना? 33। ऐसे भी कर सकते हैं और इसकी जगह ये भी कर सकते हैं कि 52 इंटू 650 कर लें और 53 इंटू 650 कर लें। 33,800 और 344। अब कौन सा लोअर है? ये भी यही है। तो दोनों सही है ना? क्यों दोनों क्यों सही है? इफेक्ट एक्चुअली एक ही बात हो रही है, लोअर लेके फिर मल्टीप्लाई कर लें या मल्टीप्लाई करके लोअर ले लें। ये बात सही है, जिसमें आसानी हो। इसमें आसानी है, ये कर लें। 650 यूनिट्स है, एनआरवी 53 है, कॉस्ट FIFO मेथड है और इन 650 में से 410 यूनिट्स 50 वाले हैं और कितने रह गए? 240 यूनिट्स 55 वाले हैं। अब इन सबको अलग अलग क्यों कर रहे थे? क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट था। इनको अलग अलग क्यों कर रहे थे? डैमेज थे, इसलिए इनकी एनआरवी फर्क थी। इन सबको क्यों मिला लिया? क्योंकि सब एक जैसे थे, सबकी सेल वैल्यू सेम थी। अब यहां पर मैंने कोई डैमेज तो नहीं किया, ये तो सब एक जैसे हैं। सब एक जैसे हैं तभी तो सबकी एनआरवी भी 53 है। तो जब सब एक जैसे हैं, सबने कमा के भी 53 देना है, तो सिर्फ कॉस्टिंग मेथड के फर्क की वजह से यहां पर लॉस क्यों आ जाए? यहां पर लॉस क्यों आ जाए? क्या कह दिया मैंने? अगर हम इनको अलग अलग कंपेयर कर लेंगे तो इसके लिए तो कॉस्ट लोअर है और इनके लिए एनआरवी, तो एक तरह का लॉस आ जाएगा। मैं इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री वही है, फिजिकली बिल्कुल वही चीजें हैं, कमा के भी दोनों ने सेम देना है, तो सिर्फ हमारे कॉस्टिंग मेथड से फर्क क्यों आए? तो अब हम ये जो कंपैरिजन करेंगे, ये 50 और 55 अलग अलग नहीं करेंगे। हम इस मसले का हल निकालेंगे। 410 इंटू 50 कितना बना? 20 और 240 इंटू 55 13200 कितना बना? 33। जबकि एनआरवी कितनी है? नहीं भाई, ये है। इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर नहीं करेंगे। ये बात दोबारा सुने, ये जो कॉस्ट 50 और 55 है ना, ये ऐसा तो नहीं है कि ये खराब है और वो ठीक है, सब एक जैसे हैं। तो जब प्रोडक्ट भी एक है, यूनिट भी एक जैसे हैं, एनआरवी भी सबकी सेम है, तो इस तरह से अलग अलग कंपैरिजन करना ना हमें खुद धोखे में डाल देगा। इसलिए हमने कंपैरिजन करना ही इस टोटल का। तो इसके लिए फिर ऐसा करते हैं कि रूल ही बना लेते हैं। अगर तो आप आसानी से फर्क कर पाए, अगर तो एफको में चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, वरना सही तरीका क्या है? सेम प्रोडक्ट सारे एक जैसे यूनिट, सही तरीका क्या है? टोटल को कंपेयर करना है। यहां पर क्यों 52-53 का कंपैरिजन चल जाएगा? क्योंकि आंसर सेम आएगा, रेट एक ही है। तो अगर एक ही प्रोडक्ट है, उसके सब एक जैसे यूनिट्स हैं, तो सही रूल क्या याद रख लें? उस प्रोडक्ट के सारे यूनिट्स की टोटल कॉस्ट को टोटल एनआरवी से कंपेयर करना है। ये है मैंने असल में अब जो पॉइंट 2 लिखा हुआ है, ये पॉइंट 2 अब पढ़े, मैंने ये बात लिखी हुई। है खुद एक बार पढ़ दूं? क्यों? अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो हम उसके यूनिट्स की टोटल कॉस्ट को टोटल एनआरवी से कंपेयर करेंगे। ये लिखा हुआ 2 पढ़ने को कहा था, पॉइंट 2 कहा है पढ़ने को? हाँ जी, बस हो गया कि 2 पॉइंट और पढ़ा दूं? चले ठीक है, बस अल्लाह हाफ़िज़।